देखिए, लास्ट टाइम हमने कॉस्ट ऑफ डेट को समझा कि कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और कॉस्ट ऑफ जो रिडीमेबल डेट है उसे हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और रिडीमेबल डेट की दो सिचुएशंस हमने समझी थी। एक होती है कौन सी, जिसमें लंप सम पेमेंट हम करते हैं, और दूसरी जिसमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। तो आज हमें ये समझना है कि जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाती है किसी डेट की, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम किस तरह से निकालें। लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जो आ रहा है, ये केडी जो आ रहा है, ये बताता क्या है। ठीक है, देखिए दोनों काम हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे आपको दो तीन चीजें समझाता हूँ। ये आपको जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर जो शुरुआती जो बेसिक्स जब बताए थे, तब मैंने एक बात की होगी कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम दो कैटेगरी में बांट कर चलते हैं। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। और अभी आपने सिर्फ इतना समझा था कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था कि कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इनकी कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, क्योंकि इसको हम स्पष्ट लागत बोलते हैं। मैंने इसको स्पष्ट लागत बोला था उस टाइम। ठीक है, स्पष्ट लागत का मतलब वो लागत जो आपकी पॉकेट से जाती हुई नजर आ रही है स्पष्ट रूप से। लेकिन इसका एक और भी मीनिंग है, वो मीनिंग भी समझेंगे, उस पर आते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक एग्जांपल ले लूँ आपके लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ फॉर्मेट कर देता हूँ, तैयार कर देता हूँ उसमें। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर आगे इसको समझेंगे। मैं लिखता हूँ कि कोई एक डिबेंचर है, ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर आफ्टर 5 years। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसलिए जैसे लिख रहा हूँ उसी स्पीड में आपको नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ। आप मेरी आवाज सुन लीजिए। तो 5 वर्ष के बाद रिडीमेबल डिबेंचर्स है, फेस वैल्यू है उसकी 500 रुपये। ठीक है, इशू आपने किया उसको, इशू प्राइस, इशू प्राइस मैं ले लेता हूँ 450 रुपये, मतलब 10% डिस्काउंट पर उन्होंने इसको इशू किया। और मैं इंटरेस्ट रेट ले रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.4%। अब ध्यान से समझना बात को, 9.4% इसकी इंटरेस्ट रेट है। और क्या चाहिए हमें, अभी मैं टैक्स को इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद इसको टैक्स के साथ भी करेंगे। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसकी कॉस्ट ऑफ डेट निकाल कर दिखाओ मुझे। अब कॉस्ट ऑफ डेट का ये फॉर्मूला आपने देखा था, ये वाला इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपना 9.4% की रेट से जो बनता है। एन का मतलब मैच्योरिटी पीरियड, आरवी रिडीमेबल वैल्यू, एनपी नेट प्रोसीड जितने में इशू किया है। रिडीमेबल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो भाई 500 रुपए का डिवेंचर है, वो 500 रुपए में ही इशू किया जाएगा। तो के डी इक्वल टू हो गया भाई इंटरेस्ट। अब जरा निकालें, 500 पर 9.4% इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, 500 पर 9.4% में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये आता है 47 रुपीज, 47 रुपये। ठीक है, तो आई की जगह इंटरेस्ट रख दूं 47 प्लस एन, एन का मतलब मैच्योरिटी पीरियड, मैंने आपको बताई 5 वर्ष बाद रिडीमेबल है। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो रही है आपके साथ साथ उस फॉर्मूले की जो मैंने बताया था। ठीक है, अब और देखो, इसके बाद रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू आर भी कुछ नहीं कहा हुआ, तो भाई 500 रुपए है तो 500 रुपए ही हम लौटा देंगे उस पर। तो आर वी 500 रुपीज
माइनस नेट प्रोसीड्स 450 डिवाइड बाई एवरेज कर दो दोनों की 500 और 450। ठीक है, अब देखो जरा क्या आता है। ये 47, ये 500 में से 450 गया, कितना बचेगा भाई 50। 50 को 5 से डिवाइड किया, कितना हो गया 10। 47 और 10 हो गया 57। ठीक है, 57 और इसको वही डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 475। देखो कितना आता है 57 डिवाइडेड बाई 475, ये आता है 0.12, यानी कि 12%। ठीक है, अब इस 12% का मतलब क्या है? एक मतलब तो ये हो गया कि 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या बोला? फिर से बात वही हम आते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ये होती क्या है? देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि वो रेट जिस पर जो कुछ आपको पे करना है, ठीक है, ड्यूरिंग द मैच्योरिटी पीरियड, ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, ठीक है, उस सारे की प्रेजेंट वैल्यू आपकी नेट प्रोसीड के बराबर हो जाए। अभी आपको इससे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा जो कुछ मैंने बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पहले जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझो। मैंने एक दिन जिक्र किया था आपसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और उसमें सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपये वाली बात से समझना, 1 रुपया अगर आप 1 साल के लिए, ठीक है, 10% की रेट पर जमा करा दो, ठीक है, अगर आप 1 रुपया 10% की रेट पर 1 साल के लिए जमा करवा दें तो कितना बन जाता है? 1 रुपया 10 पैसा बन जाता है, 1.1 रुपीज बन जाता है। ठीक है, 1 रुपीज को अगर मैं 1 साल के लिए 10% की रेट पर इन्वेस्ट करता हूँ तो कितना बन जाएगा? 1 रुपये में 10 पैसे ब्याज जुड़ जाएगा, 1 रुपया 10 पैसा बन जाएगा। ये जमा कब करवा रहा हूँ? आज। और इंटरेस्ट कब पा रहा हूँ? 1 साल बाद। ठीक है, अब आगे मैं कहता हूँ और 1 साल के लिए जमा करवा दो भाई, 2 साल रहेगा मतलब अब ये। तो अगला ब्याज किस पर मिलेगा भाई? आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा है, अगला ब्याज मिलेगा 1 रुपया 10 पैसा जो है उस पर मिलेगा आपको, 1.1 पर 10%, 1.1 में 10% ऐड कर दो, तो अब 2 साल बाद ये 1 रुपया बन जाएगा 1.21। ठीक है, ये 1.21 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं आगे बढ़ूं तो 1.21 में फिर से 10% ऐड कर दो, फिर आगे इसी ढंग से ये चलता है। ठीक है, ये जब हम ये कह रहे हैं कि आज का रुपया 1 साल बाद कितना हो गया, आज का रुपया 2 साल बाद कितना हो गया, नीचे ईयर चल रहे हैं भैया, आज का रुपया 3 साल बाद कितना हो गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जब मैं, ध्यान से देखिए, प्रेजेंट, ये चीज समझनी जरूरी है, तभी मैं आगे जो बताना चाह रहा हूँ वो समझा पाऊंगा। प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। ठीक है, तो आज की वैल्यू से मैं फ्यूचर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, कहां से चल रहा हूँ? प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ। आज की वैल्यू से फ्यूचर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इसे बोलते हैं भाई कंपाउंडिंग। और अब हम उल्टा भी तो कह सकते हैं। अब मैं ऐसे ही करना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, 1 साल बाद का जो 1 साल बाद का जो 1 रुपया 10 पैसा है वो आज के कितने रुपए के बराबर है? आज के तो भाई वो 1 रुपए के बराबर है। ठीक है, 1 साल बाद जो 1 रुपया 10 पैसा मिलेगा वो आज के 1 रुपए के बराबर है, क्योंकि आज का 1 रुपया ही 1 साल बाद 1 रुपया 10 पैसा बनेगा। इसी तरह 1 साल बाद का 1.21 रुपया, 1 रुपया 21 पैसा आज के कितने रुपए के बराबर है? आज के तो भाई 1 रुपए के बराबर है, क्योंकि आज अगर आप 1 रुपया जमा करवाओगे तो 2 साल बाद कितना बन जाएगा? वो 1 रुपया 21 पैसा बन जाएगा ब्याज जोड़ने के बाद। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखो। अब ये जो आपका 2 साल, 1 साल बाद का जो टाइम है, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, 1 साल बाद का जो टाइम है
उससे मैं आज का टाइम निकाल रहा हूँ, T0 फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आज का टाइम। इसी तरह से ये जो 2 साल बाद की वैल्यू है उससे मैं आज की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, T0। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर वैल्यू से और प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट करेंगे तो कम होगी ना चीज, तो ध्यान रखना डिस्काउंट में कम होती है, ये वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये डिस्काउंटिंग क्यों हो जाएगी, इसको डिस्काउंटिंग क्यों बोलेंगे, इसको डिस्काउंटिंग ऐसे बोलेंगे कि भाई अगर कोई तुम्हें यूं कहे कि भाई मैं तुम्हें 1 साल बाद 500 रुपया दूंगा, ठीक है, और 10% की रेट चल रही हो, तो मैं कहूंगा आज के टाइम में वो कितना पैसा दे रहा है भाई, तो मेरे पास मुझे पता है कि 1 साल बाद अगर वो मुझे 1 रुपया 10 पैसा देता तो आज उसकी वैल्यू 1 रुपए के बराबर। 1 साल बाद अगर वो मुझे 1 रुपया देता तो उसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 1.1 के बराबर, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार पहले भी मैंने बताई थी आपको, 0.909। अब 1 साल बाद मिलने वाले 1 रुपए की वैल्यू मेरे पास है, तो 1 साल बाद मिलने वाले कितने भी रुपयों की वैल्यू मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो 1 साल बाद वही अगर 500 रुपए मिलेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 909 को 500 से गुना कर दो, तो 0.909 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी भैया, तो 0.909 को, एक मिनट, 0.909 को मैंने 500 से गुना किया, ये वैल्यू आती है 454 रुपीज, ये वैल्यू है। मतलब अगर कोई मुझे 1 साल बाद 500 रुपए दे रहा है तो एक्चुअल में आज की डेट में वो मुझे 454 रुपए दे रहा है। आज की डेट में इतना रुपए दे दे तो भी मैं उतना ही सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि 1 साल बाद वो अपने आप ही इतना बन जाएगा। अब इसकी बात जो इसका जो मेन मर्म है उसको समझना। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि कोई अब आपको 2 साल बाद 500 रुपया दे रहा हो तो आज कितना दे रहा है जरा देखो। अभी मैंने समझा इस बात को कि भाई 2 साल बाद अगर कोई मुझे 1.21 1 रुपया 21 पैसा दे रहा है तो आज की डेट में वो मात्र 1 रुपया दे रहा है मुझे। और 2 साल बाद अगर कोई 1 रुपया दे रहा है तो आज कितना दे रहा है एक्चुअल में, 1.21, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.21, तो ये वैल्यू आती है 0.826। तो 2 साल बाद मिलने वाले 1 रुपए की वैल्यू पता चल गई, तो 2 साल बाद मिलने वाले कितने भी रुपए की वैल्यू मैं कैसे निकाल लूंगा, 500 रुपए मिल रहे हैं तो आज की तारीख में कितने मिल रहे हैं, इसको 500 से गुना कर दो। तो एक्चुअल में आज वो मुझे 413 रुपया दे रहा है सिर्फ। अगर आज मुझे 413 रुपया दे दे, 10% की रेट हो, तो 2 साल बाद वो अपने आप ही मेरे पास 500 बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 साल बाद मिलने वाले 500 रुपए 10% की रेट पर आज के 413 रुपए के बराबर। अब ये जो 0.909 आया, 0.826 आया, या आगे जो हम निकालेंगे, इनको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कहलाते हैं। और अब हम इनको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, एक तो वैसे जैसे मैं कंप्यूट करके दिखा रहा हूं, इनका जो फॉर्मूला है मैं पहले उसी से बताता हूँ ताकि आप डिपेंड ना रहे किसी चीज पर, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रख लो। डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, दोबारा ना लिखना पड़े, मैं एरो लगा देता हूँ। डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है 1 प्लस के। ये एक्चुअल में तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होती है, पर चलो अभी आप के का मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर से समझ लो, बस इतना, डिस्काउंटिंग रेट और एन। और अगर आपको रेट के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आर लिख देता हूँ, रेट, अब तो याद रहेगा 1 प्लस आर
रेज टू पावर n। अभी आप r से समझ लो, पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। r माने रेट, r का मतलब अब आपकी रेट हो गई, कट ऑफ रेट। ठीक है, तो अब जरा देखो आप कैसे निकाल रहे हो, इसी फॉर्मूले से चले। 10% की रेट अगर हो, 10% में आपका जो r कितना हो जाएगा, r को लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.10, 0.10। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, ठीक है, 1 प्लस 0.1 पावर 1। ये पहले साल का निकाल रहा हूँ भाई मैं, ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r की पावर n, n मतलब ईयर। तो 1 को 1.1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 0.909, ऐसे आ रहा है भैया। दूसरे साल का निकाले, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 पावर कर दो इसकी 2, दूसरे साल का निकालना है। अब 1.1 का स्क्वायर करना, अब जरा ध्यान से देखना, अगर आपके समझ में आ रहा हो, ठीक है, मैं सिंपल करने के लिए बता रहा हूँ। 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, 1.1 इंटू 1.1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 एक बार तो मैं कर चुका हूँ ये इस वाले में, है ना, तभी तो ये आया है। तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.1 की वैल्यू तो ये इतनी है ही, 0.909। एक बार 1.1 से वो डिवाइड कर दो, यानी कि मैं 2 बार स्क्वायर करके क्यों करूँ, 0.909 को ही मैं एक बार फिर से 1.1 से डिवाइड कर दूंगा, तो बन जाएगा 0.826, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, अब तीसरे वर्ष का एक और निकाल लेते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा में टाइम काफी लगेगा। फिर तीसरा निकालना है, 1 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या कहता है, 1 प्लस 0.1 की पावर 3, ठीक है, यानी कि 1.1 डिवाइडेड बाई 1.1 3 बार आएगा। अब 3 बार समझो, 2 बार जो डिवाइड हो रहा है उसकी वैल्यू तो ये है ही, मुझे पता ही है। 2 बार डिवाइड करने पर तो ये वैल्यू कितनी आ रही, 0.826, ठीक है। 2 बार डिवाइड किया तो एक बार फिर से डिवाइड कर देता हूँ 1.1 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.751। और ऐसे 0.751 को एक बार फिर से 1.1 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगी 0.683। और फिर 0.683 को फिर से 1.1 से कर दोगे तो 0.621 एंड सो ऑन। और ये सब चीजें आप चाहे तो कंप्यूट करें, वरना इसके लिए टेबल है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह की टेबल है, हर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में मिलेगी आपको। तो ये क्या लिखा हुआ ऊपर, क्या देख पा रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी, ठीक है। ये रेट्स हैं, और ये उस रेट पर डिस्काउंट करें तो 1 साल बाद वैल्यू कितनी होगी, 2 साल बाद कितनी होगी। अब जरा 10% वाली लाइन को देखो आप, ये पहले साल की वैल्यू 0.909, दूसरे साल की 826, 751, 683 और 621, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल बनती है, पूरी टेबल इसी ढंग से बनाई हुई है, ठीक है। अब जरा फिर से आगे बढ़े, ठीक है, और देखिए इसको। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई 1 रुपया आपको मिल रहा है 1 साल बाद, ठीक है, ऐसे देखो, तो इस तरह से समझो, मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 2 3 4 वर्ष तक का ले लेते हैं। मैंने कहा भाई पहले साल के बाद भी आपको 1 रुपया मिलेगा, दूसरे साल के बाद भी 1 रुपया मिलेगा, तीसरे साल के बाद भी 1 रुपया मिलेगा, सॉरी 1 लिखना था मेरे को। 1 रुपया आपको 3 साल बाद मिलेगा, 1 रुपया आपको 4 साल बाद मिलेगा। तो बताओ 4 साल बाद उसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी। अब मुझे पता है पहले साल बाद मिलने वाले 1 रुपये की वैल्यू है 0.909, अभी हमने समझा। दूसरे साल के बाद अगर 1 रुपया हमें मिलता है 2 साल के बाद, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.826। 3 साल बाद अगर 1 रुपया मिलता है तो उसकी वैल्यू 0.751। 4 साल बाद अगर 1 रुपया मिलता है तो उसकी वैल्यू 0.683, ठीक है।
अब कोई मेरे से कहे कि भाई 1 साल बाद 1 रुपया मिला, इसकी वैल्यू चलो वो तो उतनी आनी है 0.909, ये तो यहाँ तो है ही 1 साल। अब यहाँ देखो, कोई मेरे से कहे कि भाई आपको 2 साल तक 1-1 रुपया दूं मैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, पहले साल मिलेगा उसकी वैल्यू तो 909, दूसरे साल मिलेगा उसकी वैल्यू 0.826, इसमें और जोड़ लेता हूँ। यानी कि मैं क्या करूंगा, 0.909 में 0.826 में जोड़ देता हूँ, कितनी वैल्यू आती है 0.909 प्लस 0.826, और ये वैल्यू बन जाती है 1.735। और अब मैं कह रहा हूँ कि 3 साल तक आपको 1-1 रुपया मिलता रहे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 साल तक वाले की वैल्यू तो 1.735 आ गई। इसमें तीसरे साल मिलने वाले 1 रुपए की वैल्यू और जोड़ दो 0.751, अब ये कितनी हो जाएगी प्लस 0.751, ठीक है, तो ये हो जाएगी 2.486। और इसमें मैं कहूँ 4 साल तक आपको 1-1 रुपया मिलेगा भाई, तो उन 4 रुपये की वैल्यू आज कितनी हो जाएगी, तो 2.486 में प्लस कर दो 0.683, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3.169। इसे बोलते हैं भाई कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी। दोनों सॉरी जो है जो कम्यूटेड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, सॉरी कंपाउंड में गलत बोल गया, इसके लिए दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी का मतलब वार्षिकी, जो हर साल मिलने वाली है। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। ये 0.826 है उस रुपए की वैल्यू जो सिर्फ दूसरे साल मिलेगा, और ये 1.735 उन 2 रुपयों की वैल्यू जो एक पहले साल 1 रुपया और दूसरे साल 1 रुपया, ये इन दोनों में फर्क है। तीसरे वर्ष के अंदर में सिर्फ 1 रुपया मिले तो 0.751 उसकी वैल्यू है, और 3 साल तक 1-1 रुपया मिलता रहे तो उसकी वैल्यू है 2.486, ठीक है। तो इसकी भी ये टेबल होती है, ये जो शुरू में आप देख रहे हो टेबल A3 नजर आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी, पहले तो ये है। और अगर वो 1 रुपया आपको कंटिन्यू मिलता रहे तो ये इससे आगे टेबल A4 है। नंबरिंग डिपेंड करती है, A3 है A4 है, वो आप अपनी बुक में कौन सा, जैसे मैंने अपनी बुक में A4 में डाली हुई है, चौथी टेबल है, इसलिए मैं इसको A4 बोल रहा हूँ, वरना इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। और देखो वही नजर आ रही है, 10% और 0.909, 1.736, 2.486, 3.170, 3.791 एंड सो ऑन, और इस तरह से ही ये आगे चलती रहेगी। तो अब आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि टेबल वगैरह ये है क्या। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये मैंने करवाया क्यों, ये बात मैंने आपको क्यों बताई। तो ये इसलिए बताई कि मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वो कंसेप्ट बता सकूं कि ये जो 12% आया था, मैं फिर से वही आ रहा हूँ, अगर भूल गए हो तो देखो हम कहाँ चल रहे थे। हम चल रहे थे अभी अभी हमने आज एक ये एग्जाम्पल लेकर और इसकी कॉस्ट ऑफ डेट निकाली थी 12%, और मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस 12% का मतलब क्या है। उस 12% का मतलब क्या है भाई, जरा देखिए। इस 12% का मतलब है कि अगले 5 वर्षों तक आप क्या देने वाले हैं। ये ईयर है 1, 2, 3, 4 और ये 5। पहले साल आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, ब्याज दोगे 47 रुपए, अभी मैंने इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया। दूसरे साल क्या दोगे 47 रुपये, तीसरे साल क्या दोगे 47 रुपया, चौथे साल क्या दोगे 47 रुपया, और 5वें साल क्या दोगे 500 रुपया, तो उसके वापिस करोगे और 47 रुपया इस पर ब्याज दोगे। अभी सिर्फ देखो और समझो, 547 ये वो रुपया है जो आपको अगले 5 सालों में देना है। 12% हमें क्या बताता है, मैं उसका मतलब समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एक्चुअल डेफिनेशन भी है। तो 12% की जो रेट है उस पर पीवी फैक्टर लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवी फैक्टर एट 12%। आप चाहो तो कैलकुलेटर पर भी निकाल सकते हो। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 का मतलब हो गया 1.12। तो एक बार 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करो, फिर जो है उसको फिर से 1.12 करो, फिर जो है उसको फिर से 1.12 करो, और नहीं तो यहाँ टेबल से ले लो।
टेबल में ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल है, ये रही, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे 0.893, 797, 712, 636 और 567 ये वैल्यू जाएगी। आप चाहो तो अपने कैलकुलेटर पर इसको चेक करके देखो। 1 को 1.12 से डिवाइड करो, फिर 0.893 आएगा, 893 को फिर से 1.12 से डिवाइड करो, 0.797 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैं यहाँ लिख देता हूँ और जो मैं कह रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो पहली वैल्यू 0.893, अगली वैल्यू आई 0.797, अगली वैल्यू आई 0.712, अगली वैल्यू आई 0.635, नेक्स्ट वैल्यू हमें मिली 0.567। इनको गुना करो, ठीक है, 41.971 आएगा। ठीक है, फिर ये करिए, नेक्स्ट कितना आता है भाई, 37.459, नेक्स्ट 33.464, नेक्स्ट है 29.845, नेक्स्ट है, इनको गुना करोगे तो 310 अपने हाथ से करके देख सकते हो 149, और मैं इनका टोटल कर दूं, ये टोटल आता है भाई 452.88। अब ध्यान से देखो 452 क्या है ये एक्चुअल में। आपने शेयर इशू कितने में किया था, सॉरी डिबेंचर, नेट प्रोसीड्स कितने की थी, 450 रुपए। ये हमने थोड़ा सा 3 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट कर दिया, ये नहीं तो ये एग्जैक्ट 450 ही आना था। ये 452 इसलिए आ रहा है, 2 रुपए फालतू इसलिए आ रहा है कि थोड़ा सा यहाँ अप्रोक्सीमेशन का फर्क हो गया। यहाँ पर भी अप्रोक्स किया हुआ है, इधर भी ये फिर से अप्रोक्स किया हुआ है, उस वजह से 2 रुपए 3 रुपए लगभग ये फालतू आ रहे हैं। नहीं तो पूरा किसके बराबर बैठना था, 450 के। और 450 क्या है भाई, तुम्हारी जितने में तुमने उस डिबेंचर को इश्यू किया। तो अब मतलब समझ में आया कि ये 12% का मतलब क्या है, इस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। तो अब मैं वो जो लाइन बोल रहा था अब बोलता हूँ तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रेट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रेट है जिस पर हम किसी जो हमारा सोर्सेज ऑफ फंड है उस पर जो रिटर्न्स हमें देने हैं, ये वाले रिटर्न देने हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू लें। ठीक है, ये पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू लें तो उसका जो टोटल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारी नेट प्रोसीड्स के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया द रेट, एक मिनट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो डिस्काउंट रेट होती है जो इक्वेट करती है किसे, ये काम करने में प्रॉब्लम कर रहा हूँ, नहीं बन पा रही मेरी बात, इसमें टाइप नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसे, तो चलिए मैं इसको बोल देता हूँ इसमें। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो होती है, ठीक है, जो वो डिस्काउंट रेट जिस पर इज द डिस्काउंट रेट, ठीक है, which equates discount rate which equates मतलब बराबर कर देते, which equates the present value of all cash outflows ठीक है to its net proceeds, जो इसके नेट प्रोसीड्स के बराबर
कर देती है। अब जरा देखो आगे, इसी में ही मैं टैक्स फैक्टर और इंक्लूड करता हूँ। सेम वही क्वेश्चन में ले रहा हूँ, वही डिवेंचर 500 रुपए का है, वही इस पर इंटरेस्ट रेट्स 9.4% की है, ठीक है, वही मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स का है, वही ले रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। इश्यू आपने 450 में किया है। बस एक चीज और जोड़ देता हूँ, टैक्स रेट जो है वो टैक्स रेट आएगी इसमें 30% ले लेता हूँ। चलिए तो जरा पहले निकालें, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, हमने किया था इसको इंटरेस्ट और यहीं पर 1 - t करना है, प्लस 1/n RV माइनस NP नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 1/2 RV प्लस NP। अब जरा देखें, समझे इसको, एक बार पुट करते हैं इस फॉर्मूले में क्या आता है। तो भाई आई इंटरेस्ट हो गया 47 रुपया, 1 - 0.3 प्लस 1/5 RV रिडीमेबल वैल्यू है वही 500, नेट प्रोसीड्स है 450 डिवाइडेड बाई 1/2 500 प्लस 450, ठीक है। इसको आप सोल्व करके देखिए, ठीक है। ये सोल्व जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.09031, यानी कि 9.031 ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या ये भी इसी तरह से इसको इक्वेट करेगी? बिल्कुल करेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा काम मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप करके देखना। आप क्या करेंगे, वैसे ही 1 2 3 4 और ये 5, इंटरेस्ट कितना दे रहे हो? 47 रुपया, ठीक है। फिर इंटरेस्ट में टैक्स का बेनिफिट भी तो मिलेगा, तो 1 - 0.3 कर दो सब में से, 1 - 0.3 1 - 0.3 1 - 0.3 और 1 - 0.3, ठीक है। अब इसके बाद जब ये वैल्यू आएगी 47 में से 30% लेस करते हैं तो वही ये आता है 32.9, तो सब में 32.9 आ जाएगा, ठीक है। तो 32.9 तो ये, और 500 रुपए वो वापस करने है ना, उस पर तो कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं है, तो 5 ही वर्ष हो जाएगा आपका, प्लस 500 और कर दो 532.9, और अब आप क्या करोगे 9.03%, अब 03 को इग्नोर कर सकते हो, आप 9% पर ही ले लेना। तो 9% की रेट पर आप ये पीवी फैक्टर लेंगे, तो 9% पर ये पीवी फैक्टर्स है, ये रहे 917842772708, ठीक है ना, इनको ले लेना, और इनसे जब मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करोगे तो ये टोटल आएगा 452.5, वही 2-2.5 रुपए का अप्रोक्सीमेशन का फर्क आएगा। नहीं तो यहाँ पर ये 9% की रेट इसको 450 के इक्वेट कर देगी। तो एटलीस्ट आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये जो कॉस्ट हम निकालते हैं एक्चुअल में कॉस्ट होती क्या है। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, ठीक है, जो इक्वेट कर देती है किससे, जो इक्वेट कर देती है कि जो हमारा रेट ऑफ, जो कुछ हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट वगैरह के रूप में, वो चलो मैं लिख चुका हूँ पहले से,
ठीक है, जो कुछ हम पे कर रहे हैं उस सारे आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को हमारी नेट प्रोसीड्स के बराबर कर देती है। अब ये हमने निकाला क्यों इस तरह से? ये हमने इसलिए फाइंड आउट किया कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला जो मेथड है ना, वहां पर आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, वहां आपको ये रेट ऐसे ही ढूंढनी है, इसलिए पहले पता होना चाहिए कि रेट होती क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं उसको फिर नेक्स्ट में कराता हूँ। अभी लेक्चर है आपका, इसके बाद